देखा। अच्छा प्रिया, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? देखो प्रिया को भी आवाज़ आएगी। ऐसे होती है आवाज़। अनामिका को भी आवाज़ आई, प्रिया को भी आएगी। देखो। हम्म। देखा। देखा कविता मैडम, अनामिका को भी आई है आवाज़ और प्रिया को भी आई है। कैसे हैं आप लोग? लालचंद जी, हाउ आर यू? हम लोग बड़े मैकेनिकल तरीके से क्लास करते हैं, नहीं आए क्लास शुरू कर दी। चलिए साहब, आज हम लोग, लालचंद जी क्लास करेंगे आप? सो कैन यू सी मी? So Lalchandi, you will do sexual harassment today. Fine. Yes or no? Yes or no? लालचंद जी। लालचंद जी ध्यान रखा कीजिए, आप लॉ में हैं, लॉ के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मैंने आपसे कहा। सो यू विल डू सेक्सुअल हरेसमेंट टुडे, यू सेड यस। हम लोग आज वी विल स्टडी द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट। फाइन। हम लोग सेक्सुअल हरेसमेंट करेंगे नहीं। हाँ, दीक्षा ने पकड़ी बात ये। गुड गुड। चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी, है ना। आज मेरी कोशिश यही होगी कि हम इसको एटलीस्ट अप टू सेक्शन 18, तो सेशन आफ्टर सेशन कंसिडरिंग हेल्थ, कल से मैं जाकर के यहाँ छुट्टी ली मैंने आपसे, और फिर जाकर तुरंत के तुरंत पहली बार हुआ है। वरना क्या होता है, इंसान को हल्का जुकाम होता है तो फिर वो कोशिश करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन घरेलू नुस्खे। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग दवाई दें, इसको यहीं रोक बस, अब जैसे भी हो। क्लासेस लेनी है मुझे, तो आई थिंक कि मैं ले पाऊँगा क्लास आपकी। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आई विल इंटीमेट यू, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हम गैप्स ले करके 15 मिनट का गैप ले लिया, 20 मिनट का ले लिया, इस तरीके से आई टेक इट टू द लॉजिकल एंड, क्योंकि आरजीएस का एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं एंड आई वांट कि सभी कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। तो हो सकता है फिर कल भी हो, कल, आज और कल के अंदर तो सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट हम लोग फिनिश करेंगे ही करेंगे हर हालत में। क्या मैसेज है? फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। अभी नहीं है फीवर, बस रात हुआ था। अभी तो मैं मेडिसिन ले रखी है एक्चुअली, डोलो ये सब, तो उससे काम चल रहा है अभी। तो मेन बात है जुखाम की। अगर ये फिजिकल क्लास होती तब भी चल जाता। अब होता क्या है, देखो जी, ये सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं और वो भी हमेशा के लिए। अब मैं ऐसा करता रहूँ बीच में तो वो आपके लिए बड़ा, जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बड़ा मुश्किल लगता है, फिर वो अनोइंग हो सकता है। तो मेरा ये था कि चलो कल करा दूंगा फिर मैं अच्छे तरीके से, इसीलिए कल क्लास आपकी पोस्टपोन करनी पड़ी मुझे, बट आई बिलीव कि आज अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग अपना ये एक्ट शुरू करते हैं। सो दिस इज द क्लास ऑन व्हाट, प्लीज सी द बोर्ड, दिस इज व्हाट, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन। Sexual harassment of what? Of women at workplace, prevention, prohibition and redressal act 2013। ठीक, तो यहीं से देखो, दिस इज द एक्ट ऑफ व्हाट। अब कई बार क्या देखो, मैं आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ शुड वी रीड द बेयर एक्ट, हाउ शुड वी रीड द बेयर एक्ट, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो अब आप इसको बारीकी से पढ़ना मेरे साथ, देन यू विल कम टू नो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम द नेम ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इसको, सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे इसको। लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में तो आएंगे, राजस्थान जुडिशरी में तो है ही हैं, लेकिन बहुत सारे एचजेएस एग्ज़ाम्स हैं, हायर जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में खास करके जो वुमेन जुडिशल ऑफिसर्स बनेंगी, आप सब लोग बनेंगे,
यू शुड नो योर राइट्स एज वेल। तो ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये भी अपने आप में, एवरीवन शुड नो। तो वुमेन्स को, गर्ल्स को इसलिए जानना चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट दैम। बॉयज़ को, मेल्स को इसलिए जानना चाहिए, दे शुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस एंड दे मस्ट बी अवेयर कि सच काइंड ऑफ एक्ट ऑल्सो एग्जिस्ट एंड देयर कैन बी सम डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस फॉर देम इफ दे क्रॉस देयर लिमिट्स। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्ट हम लोग को पढ़ना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल एग्जाम्स एंड एज वेल एज फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरी कोशिश यही होगी कि आई गो इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जितना ज़रूरत है उतने डिटेल में जाना चाहिए एंड आई विल गो विद देम। तो नाउ प्लीज गो टू द बोर्ड एंड यू सी द वर्ड्स यूज्ड हियर। दिस इज व्हाट Act of 2013 first question in your prelims exam will come from here itself, and this act is what regarding the sexual harassment of women, but where? At workplace. So this is regarding the sexual harassment of women at workplace. It means not at all the places. This act is dealing with the sexual harassment of women, not all the places but only at a workplace। तो वर्क प्लेस को आप नहीं भूलेंगे, जनरलाइज मत कर दीजिएगा इसको, दिस इज द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एवरीवेयर। नोट, इट इज नॉट सो, इट इज पर्टिकुलरली मेड ओनली एट फॉर द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे ध्यान रखेंगे। दिस इज अगेन कैन बी क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। एंड नाउ व्हाट इज द डोमेन, स्कोप क्या है इसका, इसके नाम में छुपा है, देखो आप ये। This is what regarding the prevention, that sexual harassment should be prevented, it should be prohibited, and if there's sexual harassment has happened, it should be redressed. So prevention P, prohibition P, and redressal R, PPR. You should note down these three words as well. This is regarding prevention, prohibition and redressal act. So I can make a prelims question from here itself. So this is what sexual harassment of women at workplace, prevention and prohibition act, prevention act, prevention, prohibition and redressal act. So इनके सीक्वेंस में से क्वेश्चन बन सकते हैं prelims के, ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। तो so many questions from this slide itself. तो आई बिलीव कर लिया होगा आपने अच्छे तरीके से, ठीक कर लिया नहीं कर लिया। सो दिस इज व्हाट द नेम ऑफ दिस एक्ट, एंड नाउ वी शुड गो टू द preamble part of this. This is the preamble part of this, and again you should read it very carefully. देखो sorry, for those who are doing practice as an advocate, always the preamble part, objective and reasons of any act, these are very important if you want to take the advocacy very seriously. If you are going to argue, pick some points from here itself, and these kind of inputs give you the जो flavor आता है। डायरेक्टली हम बात करते हैं, टेक्निकल बात करते हैं, कई बार आर्गूमेंट्स में जा करके वो तो है ही है, उनकी इंपॉर्टेंस तो है ही है, बट इफ़ यू पिक समथिंग वेरी गुड फ्रॉम द प्रीएम्बल, very good from the objective and reasons part of an act, you will get very very strong points for your arguments as an advocate in the court. So always take care of this. It is not as if section 2, 3, 4 are important, even the preamble part is very important. और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन you can notice, you can expect few questions from the preamble itself. This is very important, and again you keep writing P for prelims here. This is, please see this. क्या लिखा है? रिलीज रेड्रेसल की हिंदी, रेड्रेसल की हिंदी होती है कि का निवारण, कंप्लेंट्स का निवारण। ठीक है, तो आपके लिए मोनिका मैडम आप हमेशा कीजिए कि यू शुड हैव द डायग्लॉट
हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी डायरेक्टली होगा, वहीं से आपकी बात बनेगी। चलिए शुरू करें। दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। और आप देखना वर्क प्लेस की आपको डेफिनेशन आगे पढ़ाई जाएगी, दैट इज व्हाट एट दी 2O में वी विल डिफाइन व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क प्लेस। सेक्शन 2 क्लॉज O में यू विल डिफाइन द वर्क प्लेस। तो एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आगे बढ़ेंगे। एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो बेसिकली दिस इज व्हाट प्रीएम्बल, इट शोज द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इस एक्ट को बनाने का। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम को अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या है। वो ये है कि जो वुमेन हैं उनके विरुद्ध वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट ना हो, उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको प्रोहिबिट कर सकें, अगर कुछ हुआ है तो उसको रिड्रेस कर सकें उनकी कंप्लेंट को। और एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद, मतलब उससे संबंधित मामले, उसी विषय से, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट से संबंधित मामलों को डील करने के लिए दिस एक्ट वाज इनेक्टेड। एंड नाउ यहाँ से मिलेगा, प्लीज सी दिस इज, ये क्यों आया, क्यों, इनका लॉजिक कहाँ से आया। वेयर एज सेक्सुअल हरेसमेंट रिजल्ट्स इन वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए वुमेन टू इक्वलिटी एंड हर राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए कहाँ से, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना वाली बात है। इस तरीके से सेक्सुअल हरेसमेंट को कहाँ से लिंक किया इन्होंने, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि सेक्सुअल हरेसमेंट रिजल्ट्स इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन। So if you are subjecting any woman to sexual harassment, it means you are violating her fundamental rights। यानी कि अगर आप किसी महिला को सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हैं उसके विरुद्ध, तो उस सेक्सुअल हरेसमेंट तो है ही है, वो उसके मूल अधिकारों का भी हनन है। दैट इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वुमेन एज वेल। Why and कौन से fundamental rights? This is the question for your prelims. So by subjecting a woman to sexual harassment, which fundamental rights are being infringed? वो कौन से मूल अधिकार हैं जिनका infringement हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, and that is on board for you. This is what section 14 and 15. This is right to equality. Violation of the right to equality under Article 14 and 15 of the Constitution of India. This is what it means. What you are not, when you are treating the woman with some malafites, which comes into the category of sexual harassment. It means what, you are not providing equal opportunity to the woman. कैसे, एक महिला है, उसने अपनी आप बीती सुनाई अपने घर पर आकर के, अपने पड़ोस में लोगों से, रिश्तेदारों से, कि हाउ शी इज़ बीइंग ट्रीटेड एट द वर्क प्लेस, किस तरीके से उसका जो व्यवहार हो रहा है उसके विरुद्ध। देन डेफिनेटली अदर फीमेल्स हु आर प्लानिंग टू गो फॉर द वर्क प्लेस, हु आर प्लानिंग टू ज्वाइन द सम काइंड ऑफ जॉब, दे विल फील सम काइंड ऑफ फियर कि वेदर दे शुड गो फॉर द वर्क प्लेस और नॉट, whether they should go for the employment or not। तो नौकरी पे जाएं या नहीं जाएं, वो भय उनको डराएगा। तो कहीं ना कहीं जो इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इम्बैलेंस होता है, वो डाइवर्ट होता है वहाँ से, वो नहीं कर पा रहे आप। यू आर नॉट, अरे ये तो लड़की है, मजाक उड़ाओ, टॉन्ट करो, दुनिया भर की तरीके से टॉर्चर करो उसका, तो उसको आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं आप। यू आर वॉयलेटिंग हर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वलिटी। तो उस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। एंड when there is a case of breach of fundamental right, you know, this is the duty of the state, this is the duty of the highest court, that is Supreme Court, to take care of the fundamental rights of every citizen and particularly of women as well. So this is the importance कि sexual harassment means violation of fundamental rights। तो
तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा क्या हुआ, राइट टू लाइफ एंड राइट, तो ये खास कर ये वाला, इसको पढ़िए। दिस इज राइट टू लाइफ तो है ही है, राइट टू लिव विद डिग्निटी। इफ यू आर सब्जेक्टिंग ए वुमेन टू sexual harassment, you are taking her right to live with dignity। आप उसका एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं, आप उसको इससे टॉन्टिंग कर रहे हैं, तो वह हाउ कैन शी लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, वो किस प्रकार से अपना जीवन गरिमापूर्ण तरीके से जी सकती है। ना रोजगार होगा, रोजगार नहीं होगा तो फिर वो किसी के ऊपर हाथ फैलाएगी, उसकी गरिमा पर नुकसान पहुंचता है, चोट पहुंचती है उस पर। तो उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको देखना चाहिए। तो सेक्शन आर्टिकल 14, 15, 19 आर वॉयलेटेड एंड आई वुड से 21 तो है, ये 19 का वॉयलेशन भी होना चाहिए इसमें। यू कैन इंक्लूड इवन 19 इन दिस केस, हालांकि उन्होंने ये लिखा है इसमें। तो ध्यान रखना प्रीलिम्स के पॉइंट से क्वेश्चन कैसे आएगा, विच फंडामेंटल राइट्स आर वॉयलेटेड, दिस इज व्हाट 14, 15 and 21 and even in case they include 19 because 19(1)(g) 19(1) में फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ टू गो द प्रोफेशन ऑफ योर चॉइस। वहाँ पर भी जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो कैसे कोई लड़की अपने चॉइस के प्रोफेशन को चूज कर पाएगी, उस पर भी चोट पहुँचती है। तो फंडामेंटल राइट से लिंक करके पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको जितना भी एक्ट अब आएगा उसको समझने में आसान होगा कि कितना बड़ा काम हो रहा है अभी है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। यहाँ तक समझ में आया तो मुझे बताइए प्लीज़, कम ऑन। हाँ जी, दिस इज यस, देखिए राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यहाँ पर दिस राइट इज ऑल्सो वॉयलेटेड एंड दिस इज अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस राइट इज ऑल्सो वॉयलेटेड which includes right to safe environment free from sexual harassment। so this is article 19 में ये right भी include है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का, कैसे, कौन से राइट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये आपका राइट है 19(1)(g) का। देखिए क्या है कि आपको सेक्शन आर्टिकल 19(1) एंड G, 19(1) सब क्लॉज G ये अधिकार देती है कि आप अपने मनपसंद का प्रोफेशन चुन सकते हैं, आप अपने मनपसंद का बिजनेस ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इट विल बी द वॉयलेशन ऑफ योर 19(1)(g) राइट। तो कह रहा है कि अगर आपके इसी जो राइट है ये राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑफ चॉइस, इसी अधिकार में अंतर्निहित है दूसरा अधिकार। ये जो है, ये देखिए, इसको अलग अलग समझिए। देखिए ये जो अधिकार है कौन सा, राइट टू सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये जो अधिकार है, ये इसके अंतर्गत अंतर्निहित है। कौन सा, दो राइट्स हैं, ये राइट टू कैरी ऑन, राइट टू प्रैक्टिस। तो इसको बिगर सर्कल के रूप में दिखाता हूँ। दिस राइट इज लाइक दिस एंड दिस राइट टू सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये है आपका छोटा सर्कल, इस तरीके से। तो बिगर राइट्स में ये राइट अपने आप में इंक्लूडेड है। तो इफ़ यू आर वॉयलेटिंग दिस राइट इट मीन्स यू आर वॉयलेटिंग दिस राइट एज वेल। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लेट मी नो यहाँ तक कि ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई। राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राइट टू सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है। एंड फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट कहाँ, किसका पार्ट हो गया, 19(1)(g) का पार्ट है ये। सही है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप कहेंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट में करनी थी बात, कहाँ से आ गया ये उसी का क्वेश्चन का पार्ट आ रहा है ये, कि फ्री फ्रॉम सेक्सुअल एनवायरनमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एनवायरनमेंट देना चाहिए वो कौन से मूल अधिकार का भाग कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आर्टिकल 19(1)(g) के जो मूल अधिकार है उसी का भाग कहलाएगा ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो मुझे आंसर कीजिए यहाँ तक, आपको समझ में आई या नहीं आई बात, कम ऑन।
1 सेकेंड रुकिए आप लोग। अरे ये बताइए, चलिए साहब बढ़े आगे। हेलो, बढ़े आगे, नेक्स्ट आ जाइए। नाउ कम टू, सो एक बात हो गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इट इज द पार्ट ऑफ द सेफ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन। एक पार्ट तो ये हो गया, कह रहे यही नहीं है और भी बहुत कुछ है। वॉट वी आर रीडिंग, दिस इज द प्रियम्बल पार्ट एंड व्हाई दिस एक्ट इज इनेक्टेड। इस एक्ट को अधिनियमित क्यों किया गया है, इस अधिनियम को अधिनियमित करने के क्या क्या कारण हैं, उनमें से एक कारण आ गया प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड अदर। देखो क्या है, एंड वेयर एज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी, दीज टू आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स। ये मानव अधिकार का भी मामला है। ये समझे कि ये प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट केवल इंडिया की बात नहीं, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं, ये यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स भी हैं, मानव अधिकारों को मामला है ना। यूनिवर्सली का मतलब, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज का मतलब होगा कि रिकॉग्नाइज्ड एट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इनको ह्यूमन राइट्स के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो अगर आपको ये वर्क विद डिग्निटी का राइट है तो दिस इज फंडामेंटल राइट, बट इट इज ऑल्सो ह्यूमन राइट ऑल्सो, तो उसका दर्जा बढ़ गया इसका। ठीक है, चलिए देखिए। तो ये हुआ। अब नाउ प्लीज गो टू द इंटरनेशनल कन्वेंशंस। बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक such as Convention on Elimination of all forms of discrimination against women. This is the convention you should learn. The Convention on, रेड वाले पोर्शन को पढ़िए अच्छी तरीके से and write down P for Plims. Elimination of all forms of discrimination against the women. ये कन्वेंशन जो है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। सही, ये जो कन्वेंशन का नाम लिखा हुआ है ये आपको रटना पड़ेगा, फिल्म से पूछा जा सकता है। और कहाँ से पूछा जाएगा? दिस वॉज रेटिफाइड ऑन 25 जून 1993 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 25 जून 93 को भारत सरकार ने इसको रेटिफाइड कर दिया, यानी कि इसको संस्वीकृति दे दी, आपको एक्सेप्टेंस मिल गई फाइनली। तो ये जो डेट है, ऑन विच डेट दिस कन्वेंशन वॉज रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अगेन सेकंड पॉइंट आ गया आपका कि फंडामेंटल राइट्स भी हैं ये, और ये ह्यूमन राइट भी है, रिकॉग्निशन मिले हुई है इस कन्वेंशन में, और जिसका हम पार्ट हैं। तो ये कन्वेंशन जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसको हमने मान्यता दी है, जिसका हम पार्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वी आर लीगली ओब्लाइज्ड टू टेक एक्शंस एज पर दिस कन्वेंशन। इस कन्वेंशन के अंतर्गत जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं, वी आर लीगली बाउंड टू डिस्चार्ज दोज लायबिलिटीज। विधिक रूप से हमें पालन करना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य है कि जो भी दायित्व हमारे स्टेट्स इस एज ए राज्य के यहाँ पर हैं उनको हम माने इसमें यहाँ पर ये। तो ये भी
तो मेरी ड्यूटी एज ए फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर भी है। दूसरी बात, एज ए गवर्नमेंट मेरी ड्यूटी इस कन्वेंशन की वजह से भी है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हम इसको इनेक्ट करेंगे। और आगे पढ़िए और क्या क्या है ये पढ़ लीजिए। एंड इट इज एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजंस, मैंने समीचीन होगा, टू मेक प्रोविजंस फॉर गिविंग इफेक्ट टू द सैड कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट। इसीलिए इट इज एक्सपीडियंट टू मेक प्रोविजंस for giving effect to the said convention for protection of women against sexual harassment at workplace। so इन्होंने का कहना ये है कि ये करना समीचीन होगा, मीन्स इट इज़ एक्सपीडियंट, इट इज़ नेसेसरी कि ऐसा हो, कि हम कोई एक्ट ऐसा बनाएं जिससे ये प्रॉब्लम का रिड्रेसल हो, और इसीलिए बी इट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, इसलिए संसद के द्वारा इसको अधिनियमित किया जाता है। कब किया जाता है, 64th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज, निम्नलिखित के रूप में इस एक्ट को इसलिए अधिनियमित किया जाता है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट ने अपना ये जस्टिफिकेशन दिया है कि वाई इट इज नेसेसरी टू इनेक्ट एन एक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। क्यों, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, टू प्रोवाइड देम डिग्निफाइड लाइफ, टू प्रोवाइड द रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स विच आर यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। तो इन सही बातों को जहाँ से मैंने चर्चा की है, तो आई बिलीव आपको ये भी समझ में आया होगा। किसको प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, तो मैंने आपको किसी को और कोई प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में, या केवल कविता मैडम की प्रॉब्लम है? हाँ जी बताइए मुझे, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। तो ये हुआ आपका, ये जो मैंने समझाया आपको कि ये रीजंस बताए आपको क्यों इनेक्ट करना पड़ा, और वहाँ से वो भी बताती है कहाँ से आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं। इतना कर लोगे तो मेरे ख्याल से यू विल नॉट लूज इवन ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्ट। लेकिन इतना जरूर कर लेना आप लोग। प्लीज सी द नेक्स्ट पार्ट नाउ। ठीक, वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम, देख लीजिए आप। प्लीज कम टू सेक्शन नंबर 1 एंड दिस इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। अब मैं देखो यहाँ पर क्या है, मैं कुछ ऐसे करूँगा जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है ना, क्रिकेट मैच समझते हैं आप लोग। क्रिकेट मैच में क्या है कि आराम से कुछ बॉल्स आराम से खेली जाती है जहाँ पे रिक्वायर्ड है, और जहाँ पे रन बटाने की जरूरत है वहाँ भाग करना भी पड़ता है। तो जो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर मुझे बहुत समझाना नहीं है, मैं थोड़ा स्पीड ही मेंटेन करूँगा, तो उसको आप समझ जाना। जहाँ पर समझाने की जरूरत है वहाँ पर मैं आई विल टेक टाइम। तो दिस इज सेक्शन नंबर 1, वेरी सिंपल। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, और इसके एक्ट से ही क्वेश्चन आएगा पी फॉर प्रीलिम्स। इसको नोट कर लीजिए इस तरीके से। आगे बढ़िए। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ पर ये सॉरी कहाँ पर ये एक्ट इन्फोर्स रहेगा, तो संपूर्ण भारत पर रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर कोई एक्सेप्शन है नहीं यहाँ पर। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट अपॉइंट्स। तो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 9 दिसंबर 2013। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे आएगी। पी फॉर प्रीलिम्स लगा लीजिए। सेक्शन 1 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। नाउ कम टू सेक्शन 2। Number 2, please come to the definitions part. Yes, सही कह रही है नीता मैडम आप। चलिए सेक्शन नंबर 2 पर आइए। डेफिनेशन पार्ट में यहाँ पे देखिए सेक्शन 2 से ए से लेकर के एंड यू विल सी हाउ मेनी डेफिनेशंस हेयर, पी तक, 2A to 2P। These are the definitions and in this case definition में not only in this act, आप हर उसमें एक्ट में ध्यान रखेंगे, यू शुड लर्न दीज डेफिनेशंस इन सीक्वेंस ऑलवेज, वेदर इट इज CRPC, CPC और एनी अदर एक्ट, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम द डेफिनेशन पार्ट, हेडिंग पार्ट, और ये फैक्चुअल पार्ट है। इसीलिए आपका जो मैं हमेशा कहता हूँ कि डाइनिंग टेबल रिवीजन, वॉशरूम रिवीजन, मीन चलते फिरते हमेशा का रिवीजन आपको रखना चाहिए।
2A में ये है, 2B में ये है, 2C में, 2D में, इस तरीके से आपको रिवीजन पार्ट में लगे रहना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये रटेंगे नहीं। 2O में क्या है, 2P में क्या है, 2Q में क्या है, किसी के भी एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हमेशा बहुत ज़्यादा होता है, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट गया आपका तो दिक्कत आएगी। तो इसको ध्यान रखना। मेरा सजेशन यही है कि जो डेफिनेशन वाली पार्ट है उसको आप घोटते रहिए, अदरवाइज यू विल लूज द क्वेश्चन। यू सी द, न पढ़िए अच्छी तरीके से। इन दिस एक्ट unless the context otherwise requires is what, कि ये जो डेफिनेशन का मीनिंग आएगा इस एक्ट के लिए मीनिंग माना जाएगा unless the context otherwise requires, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई कॉन्ट्रेरी मीनिंग है, जब तक कि किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी सेक्शन को पढ़ते हुए कोई अदर मीनिंग निकालना जरूरी नहीं हो जाए, इसको यही मीनिंग माना जाएगा जो कि इस एक्ट में दिया गया है। और फर्स्ट है आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब मैं इसको 23 से पढ़ूंगा, यहाँ से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनता है ए में, सॉरी इन रिलेशन टू, 1 सेकेंड, ये कहाँ से क्या हुआ, 1 सेकेंड, एग्रीव्ड वुमेन है पहला, सॉरी 2A एग्रीव्ड वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ध्यान रखना पी फॉर प्रीलिम्स। एग्रीव्ड वुमेन का मीनिंग से क्वेश्चन बहुत, और ये मेंस में भी आएगा, आपसे पूछ सकते हैं, राजस्थान के मेंस में भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एग्रीव्ड वुमेन, मीन्स इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस, एंड सेकेंड पढ़ेंगे आप इन रिलेशन टू ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। तो अब यहाँ देखना आपकी सेटिंग में इसमें, सो एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन है, एग्रीव्ड वुमेन की डेफिनेशन में यानी कि पीड़ित महिला, एग्रीव्ड वुमेन का मतलब क्या हुआ, पीड़ित महिला। तो उसकी डेफिनेशन में आपको अलग अलग जगह बताया गया है, कैसे, इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल के संदर्भ में किसको एग्रीड वुमेन माना जाए, और इन रिलेशन टू ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, किसी घर में निवास स्थान के संबंध में किसको एग्रीव्ड वुमेन माना जाए। तो इन दोनों को आपको अलग अलग समझना पड़ेगा, इन रिलेशन टू द वर्क प्लेस एंड इन रिलेशन टू द ड्वेलिंग हाउस। पढ़िए क्या है, प्लीज सी दिस, एनी वुमेन ऑफ एनी एज, ये ध्यान रखना, यहां से P फॉर प्रीलिम्स लगाइए। ए वुमेन ऑफ एनी एज मीन्स एज डजंट मैटर हेयर, ए वुमेन ऑफ एनी एज, यहां पे इसको एनी एज को स्पेशली लिख लीजिए अलग से। वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, ठीक, हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट बाय द रिस्पोंडेंट। जो भी कोई महिला ये आरोप लगाती है कि रिस्पोंडेंट ने उसका सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, उसको एग्रीव्ड वुमेन माना जाएगा कार्यस्थल के संदर्भ में। क्या मतलब हुआ कि कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरेसमेंट के संबंध में जो कोई भी महिला कोई एलिगेशन लगाती है, हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू व्हाट, सेक्सुअल हरेसमेंट, क्या आरोप है कि उसका सेक्सुअल हरेसमेंट किया गया, ठीक है, लैंगिक शोषण किया गया उसका, उस प्रत्येक महिला को एग्रीव्ड वुमेन माना जाएगा इस एक्ट के पर्पज से, इन दिस एक्ट, सही है। अब कहाँ पर ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, दिस वुमेन मे बी ऑफ एनी एज, ये जो महिला है वो किसी भी उम्र की हो सकती है, एंड सेकेंडली वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो फोकस करना चाहिए आपने। क्या फोकस करना चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये आपकी कॉमन सेंस आपको कहेगा कि कॉमन सेंस का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए पहले, तब तो सेक्सुअल हरेसमेंट होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इंसान अभी उसके लिए आया, एम्प्लॉयमेंट के लिए आई है महिला, और अभी एम्प्लॉयड हुई नहीं है, नौकरी आपने उसको दी नहीं है, और तभी ये घटना घट जाए। इसीलिए इसके स्कोप को काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, ब्रॉडर कर दिया गया है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट शी शुड बी एम्प्लॉयड, इट विल नॉट सीन वेदर शी इज एम्प्लॉयड और नॉट, शी मे बी एम्प्लॉयड एंड शी मे नॉट बी एम्प्लॉयड। प्लीज नोट डाउन दिस अगेन, अगर आपने अब तक फोकस नहीं किया है इस पे तो।
एम्प्लॉयड और नॉट, वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, बोलो हाँ है ना, सही है। कर लेंगे आप लोग। एवरीवन बढ़े आगे। इसी तरीके से इन रिलेशन टू ए ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, ए वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयड और नॉट की यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा आपको। हु इज एम्प्लॉयड हेयर, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्वेलिंग प्लेस, जब आप घर की बात करते हो, एम्प्लॉयमेंट तो वुमेन को आप घर पे रखते हैं ना, मेड रखते हैं आप लोग, है ना, उसकी बात की जा रही है। तो वहां पर ये देखा जाएगा वेदर शी वॉज एम्प्लॉयड और नॉट, हु इज एम्प्लॉयड इन सच ए ड्वेलिंग प्लेस, उस निवास स्थान पर, उस निवास घर पर क्या वो एम्प्लॉयड थी या नहीं थी। यही चेंज है, आपको समझना पड़ेगा। एट वर्क प्लेस हम क्या कर रहे हैं, एट वर्क प्लेस वेदर शी इज एम्प्लॉयड और नॉट, वो एम्प्लॉयड है या नहीं है। लेकिन यहां पर इन केस ऑफ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस शी शुड बी एम्प्लॉयड, शी कैन बी द वुमेन ऑफ एनी एज, ये सिमिलैरिटी है, नो प्रॉब्लम, बट शी मस्ट बी एम्प्लॉयड हेयर। कोई भी लड़की ऐसे नहीं कह सकती कि भी सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, शी विल हैव टू प्रूव हेयर कि शी वॉज एम्प्लॉयड, हु इज एम्प्लॉयड इन सच ए ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। तो डिफरेंस समझ में आया आपको। तो जब प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो एग्रीड वुमेन की डेफिनेशन में आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस है या इन रिलेशन टू वर्क प्लेस उन्होंने पूछा है, इनका जरूर ध्यान रखेंगे आप। देखिए दोबारा देख लीजिए इसको कि वेदर द क्वेश्चन इज विद रिगार्ड टू द इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, और वेदर इट इज इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस। इनका अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेट मी नो फर्स्ट, फास्ट प्लीज। I come to the second definition. This is appropriate government. Appropriate government means in relation to a workplace which is established, owned or controlled or wholly or substantially financed by the funds provided directly or indirectly. क्या मतलब हुआ ये देखिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग समझना है आप लोगों ने। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग समझना है इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस। ठीक, एक सेकेंड। यस प्रिया, हाँ जी देखिए सेक्शन 2B, दिस सेक्शन 2B defines the meaning of appropriate government. appropriate government का मतलब क्या है? तो this is what to the, एक एक दो को ब्रेक करके पढ़ना है इसको, ऐसे समझिए। This is in relation to a workplace, कार्यस्थल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा कार्यस्थल? Which work? Which is either established, one, owned, controlled, 2, 3, और wholly or substantially financed, means financed हो, it may be wholly financed, it may be substantially financed, ठीक, and these funds may be provided directly or indirectly. So you before identifying the appropriate government को आप समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो वर्क प्लेस है वो किसने एस्टैब्लिश किया है, वेदर दिस इज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज एस्टैब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड, फाइनेंस्ड बाय विच गवर्नमेंट, उसी से पता चलेगा। तो बेसिकली फोकस कहाँ होगा? एस्टैब्लिशमेंट,
फाइनेंस पर होगा। कैसे होगा देखिए, नंबर ए कैटेगरी क्या है, इफ इट इज व्हाट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी, देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गई ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस होगा तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल बी स्टेट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब ए जी लिखता हूँ मैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बी समटाइम्स स्टेट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बी समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स that on which by which government the workplace is established, controlled, financed। किस सरकार के द्वारा उस कार्यस्थल को कंट्रोल फाइनेंस स्थापित किया गया है, उसी के संदर्भ में आप ये देखेंगे कि किसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माना जाए। तो ये हुई फर्स्ट कैटेगरी है। और सेकंड में क्या है, इसको पढ़ लीजिए। इन relation to any workplace not covered under सब clause 1, ये कौन सा हुआ, देखो ये वो हुआ। अब जो फर्स्ट कैटेगरी में आप देख रहे हैं वो गवर्नमेंट वर्क प्लेस हो गया है कि नहीं है, इधर इट इज एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट इज एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वो तो पहले उसमें आ गया। लेकिन जो प्राइवेट जो वर्क प्लेस हो सकते हैं ना, विच आर नॉट कवर्ड इन फर्स्ट, ये जो लाइन है इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो क्लॉज 1 है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट वर्क प्लेस। तो जो इससे कवर्ड नहीं है वो कौन से आएंगे, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट विल बी कंसिडर्ड एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड फॉलिंग विद इन टेरिटरी। सो अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसकी होगी वो। अदरवाइज सरकारी स्तर पे ये देखा जाएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है या ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए यूपी का स्टेट है, कौन सा स्टेट है, हाँ जी एक सेकेंड, यूपी, ये यूपी है और विद इन यूपी देयर इज एन ऑफिस विच बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूपी की टेरिटरी में तो है, बट दिस ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड ओन्ड कंट्रोल्ड फाइनेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस ऑफिस के लिए, इस वर्क प्लेस के लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। आप ये नहीं देखेंगे कि ये तो यूपी में आता है तो यूपी शैल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, उसके लिए जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। ये टेक्निकलिटी समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए मुझे। स्टेट गवर्नमेंट एसजी। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर व्हाट। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्लीज सी दैट कि उसमें इन रिलेशन टू व्हाट, ये गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रहे हैं या फिर क्लॉज सेकंड में पढ़ने वाले अदर देन ऑफिसेस की बात कर रहे हैं। Accordingly, you will have to identify which government should be considered appropriate government in this case. बोलो है ना, समझ में बताइए आपको। नीलू मैडम, अब आ जाइए चेयरपर्सन सी। देखिए सी में आता है चेयरपर्सन एंड एल में आप पढ़ेंगे प्रेजाइडिंग ऑफिसर। ठीक, प्रेजाइडिंग ऑफिसर। यहां पर जिक्र किया गया है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी LCC का, और वहां पर सेक्शन 4.2 में किया जाता है, एक होता है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। मैं बताता हूं क्या है।
इस एक्ट में दो कमेटी का रोल बहुत बड़ा है। एक है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी LCC एंड सेकंड इज व्हाट द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। टू कमिटीज विल बी डिस्कस एट लेंथ। बार बार लगभग सभी रोल इन्हीं कमिटीज को दिया गया है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी CC, ICC और लोकल कंप्लेंट कमेटी। ठीक, लोकल कंप्लेंट कमेटी की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम रोल इन्हीं को कंप्लेंट जाएगी, यही कमेटीज इंक्वायरी करेंगी, यही कमेटीज अपनी रिपोर्ट देंगी, इन्हीं की कमेटीज की रिपोर्ट पर बाद में एक्शन होगा। तो दीज टू कमेटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखना कौन कौन सी कमेटी आएंगी, LCC आएगी, लोकल कंप्लेंट कमेटी आएगी और दूसरी कमेटी आएगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आएगी। तो अब इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके नेम में अंतर है, वो देखिए क्या है। प्लीज सी दिस। chairperson, when you are using the word chairperson, it means what? The chairperson of what? Local complaint committee which is nominated under section 7 clause 1। तो जब हम बात करेंगे सेक्शन 7 में इसको पढ़ेंगे हम लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। तो लोकल कंप्लेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे, उनको हम कहेंगे चेयरपर्सन। और आप ये देखिए इसमें 2L पे जाइए। Presiding 2L, this is 2L। presiding officer means presiding officer of internal complaint committee ICC nominated under section 4 clause 2। so जब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की बात होगी, ICC की बात करेंगे, तो उसके जो हेड है उसको हम बोलेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। और जब हम LCC की बात करेंगे उसके चेयरपर्सन को हम लोग, उसके जो हेड है उसको हम बोलते हैं चेयरपर्सन। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन लोकल कंप्लेंट कमेटी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर ICC। फाइन, इसको मत भूलिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज इन योर एग्जाम्स, कि वही इन दोनों को ध्यान रखना। चेयरपर्सन किसको हेड को बोल रहे हैं और प्रेजाइडिंग ऑफिसर किसके हेड को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। और आप ध्यान रखना, देखो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे फ्रेम होता है ना, सीधा बोर्ड। दिस इज द क्वेश्चन, फ्रेमिंग ऐसे होती है। तो यू शुड ऑलवेज रीड लाइक दिस, प्रॉपर वर्ड्स के लिए गोल लगा करके। ओके, चेयरपर्सन है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उस तरीके से आप बहुत केयरफुल होकर के पढ़ेंगे अगर आप। तो ये मैंने रीडिंग का तरीका बताया आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रीड करते हुए आपको अपने पेन का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसी तरीके के ऑप्शंस में से आप देखेंगे, उससे क्या होगा, आपकी ह्यूमन एरर्स मिनिमाइज हो जाएंगी। जो मानवीय भूल हैं वो आपकी कम से कम हो जाएंगी यहाँ पर, कि आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। यही सबसे बड़ा रेग्रेट यही होता है एग्जाम में। रेग्रेट ये नहीं होता कि आपको वो नहीं आता था, रेग्रेट ये होता है कि आपको आता था और आपने वो गलत कर दिया। तो मैं उस रेग्रेट से आपको निकालना चाहता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा आप अच्छे तरीके से पढ़ते हुए। तो छोटी सी बातें देखो, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से प्रेजाइडिंग ऑफिसर और चेयरपर्सन का। कर लेंगे आप लोग, किस किस को समझ में नहीं आई बात ये? उसी प्रकार से आया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मींस एन ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5। इसको इतना याद कर लीजिए, बस याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का मीनिंग कहाँ दिया गया है, 2D में दिया गया है, नोटिफाइड किया गया है। यहाँ पे क्या है, इस पर ध्यान देखने वाली बात क्या है, नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5 है। मीनिंग कहाँ पर दिया गया है, 2D में। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मीनिंग 2D में, नोटिफाइड
सेक्शन 5 में। इस तरीके से आपको याद रखना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। डोमेस्टिक वर्कर का मीनिंग कहाँ पर दिया गया है? 2E में दिया गया है, याद रखना 2E में, 2E में डोमेस्टिक वर्कर का मीनिंग ए वुमेन हु इज एम्प्लॉयड, a woman who is employed for what? To do the household work, to do the household work in any household. A woman, कोई ऐसी महिला, who is employed, जिनको का नियोजन किया गया है, नौकरी दी गई है, किस बात के लिए? To do the household work, in any household. फॉर रिम्यूनरेशन, उनको मेहनताना दिया जाएगा, वेदर इन कैश और काइंड, ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी। ठीक, इसको समझिए। दो जितने मैंने गोले लगाए हैं ना, उतने गोले आप लगा लीजिए इस पर अच्छे तरीके से कि डोमेस्टिक वर्कर, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछेंगे कि डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? ये सेक्शन 2E में दिया गया है, पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि इनको जो डोमेस्टिक वर्कर है, इनको जो फॉर ए वुमेन टू बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक वर्कर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। देखो इसको ऐसे पढ़ो, आप एक बार ध्यान आई, यहाँ पर क्या लिखा है? डोमेस्टिक वर्कर लिखा है ना। और ये याद करो, देखो आप, जो पहली लाइन थी इसमें एक्ट में, इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, डोमेस्टिक वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर। तो डोमेस्टिक वर्कर को अगर हिंदी में बोलेंगे क्या पढ़ेंगे आप? घरेलू कर्मचारी। तो ये मैन भी हो सकता है या वुमेन भी हो सकता है कि नहीं है? एक पुरुष को भी आप रखते हैं, लेकिन इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, इसकी मीनिंग का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक वर्कर का मीनिंग यहां पर जो दिया गया है, इस एक्ट में दिया गया है, वो वुमेन के संदर्भ में दिया गया है। तो डोमेस्टिक वर्कर अगर कहीं पर भी शब्द यूज होगा, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द वर्ड डोमेस्टिक वर्कर इज यूज्ड इन दिस एक्ट, दैट शैल बी कंसिडर्ड ओनली टू बी द वुमेन बिकॉज ऑफ दीज टू वर्ड्स, अदरवाइज यू शुड नेवर बी कंफ्यूज। इनका मीनिंग का, इसका मीनिंग समझ पा रहे होंगे आप लोग अब कि इन दिस एक्ट डोमेस्टिक वर्कर मीन्स वुमेन वर्कर ऑफिसर, अदरवाइज इन जनरल इट मे बी ए मेल वर्कर और women worker as well, but for the purpose of sexual harassment act domestic worker means only the women worker। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट, इसकी लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है, वर्क डायरेक्ट की लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है? कम ऑन, इसकी यूटिलिटी समझ में आएगी आपको? नीलू, डोमेस्टिक वर्कर की बात कर रहे थे हम लोग, तो ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज ए वुमेन हेयर, इट इज नॉट मेल हेयर, वुमेन। शी इज एम्प्लॉयड ओनली फॉर व्हाट पर्पज? डोमेस्टिक है अगर तो शी इज फॉर हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड। ये बात, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, हर रिम्यूनरेशन मे बी इन कैश और इन काइंड। It is not necessary for a domestic worker that the remuneration should always in cash. It may be in kind as well. Kind कैसे हो सकता है कि ठीक है तुम्हें 1 कुंटल गेहूं मिल जाएगी, 2 कुंटल गेहूं मिल जाएगी, उस इस तरीके से आपको अलग अलग तरीके से चीज उपहार के रूप में, चीज़ों के रूप में मिल जाएंगे, कैश नहीं मिलेंगे। तो इट मे बी एनी काइंड ऑफ रिम्यूनरेशन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? रिम्यूनरेशन। अब क्या हुआ, कौन है मैडम? क्या है? मिनी गर्ग हैं या नीलू कसेरा मैडम है। किसको ले आई? दूर के रिश्तेदार को ले आई, दूर के रिश्तेदार के बच्चे को ले आए, ठीक है, बच्चे को ले आए, बड़ी को ले आए, क्या सोच के कि ठीक है हमारे बच्चे पलते रहेंगे और इनका भी जीवन चलता रहेगा। यहाँ पर इसको रिम्यूनरेशन की बात नहीं कर रही हैं, ये यहाँ पर रिम्यूनरेशन की बात नहीं कर रही हैं कि परिवार की तरह रहो, जैसे हम रहते हैं ऐसे तुम रहो, खाते पीते रहो, बस अच्छा तुम्हें भी एक आश्रय मिल जाएगा, तुम्हें एक छत मिल जाएगी, खाना पीना मिलता रहेगा। तो क्या वो डोमेस्टिक वर्कर की डेफिनेशन में आ जाएंगी? बिकॉज शी इज नॉट फॉर रिम्यूनरेशन हेयर। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल ब्रेक कर दिया इसको अच्छे तरीके से। ये देखिए आप, ये शी इज एम्प्लॉयड
फॉर रिम्यूनरेशन, ये ध्यान रखना, रिम्यूनरेशन। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि वर्कर का मतलब क्या है भाई। डोमेस्टिक वर्कर को कम तभी है व्हेन शी इज एम्प्लॉयड फॉर द रिम्यूनरेशन। प्लीज लेट मी नो, ये बात समझ में आई कि देखो एक वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ये इफ शी इज नॉट एम्प्लॉयड फॉर रिम्यूनरेशन दैट मे नॉट बी, इट विल बी सीन वेदर देयर वॉज एनी रिम्यूनरेशन और नॉट। कोई रिम्यूनरेशन था या नहीं था, जरूरी नहीं है कि देयर शुड बी ऑलवेज इन कैश, इट मे बी इन काइंड एज वेल, ये काइंड में भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी इट शुड बी इन कैश ऑलवेज, इट मे बी इन काइंड एज वेल। बोलो है ना। और एम्प्लॉयमेंट कैसा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट मे बी ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी। इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट शी शुड बी हायर्ड ओनली थ्रू एन एजेंसी। आप डायरेक्ट उसको एम्प्लॉय भी कर सकते हैं आप, तो एजेंसी का भी नहीं है आगे। और अगेन दिस मे बी फॉर टेम्पोररी, फॉर परमानेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम बेसिस, बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर। पी फॉर प्रिलिम्स, फैमिली मेंबर को डोमेस्टिक वर्कर नहीं माना जाएगा। तो टेम्परेरी, दैट एम्प्लॉयड में भी टेम्परेरी, may be permanent, may be part time, may be full time, may be cash, may be remuneration, may be direct employment, may be through an agency. The only thing required that she should be a woman. Number one, she should be employed for domestic work. Number two, number three, it should be for remuneration होना चाहिए, और family member नहीं होना चाहिए। Full time, part time, permanent, temporary, agency or not agency doesn't matter. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2E। इतना जरूर कर लीजिए आप। बोलिए हाँ है ना, समझ में आया आप लोगों को। भारतीय नहीं होंगे, मोनिका चलिए देखो आजकल हमारे पास डबल नेम वाले स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। मोनिका भी है, भारती भी है, समझे, अनामिका भी है, प्रिया भी है। देखो भाई मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरी जान डाल दी जाए, कोई वर्ड अनएक्सप्लेन नहीं जाना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी क्लास है कौन सी नहीं है। एंड मैं सेम आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड कि आप लोग भी उतनी तरीके से इसे मेहनत करें। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू सी जज इन द मिनिमम टाइम। बस जिस दिन ये होने लग गया तो मैं मान लूँगा कि मेरी लाइफ का गोल अचीव हो गया, बस और कोई गोल नहीं आज की डेट में। तो आप लोग थोड़ा मेहनत जरूर करें और उस पर ध्यान रखते हुए कि जब मैं इतनी जान डालने की कोशिश करता हूँ तो आपको तो खुद का कैरियर बनता है आपका, तो आप भी ज़्यादा मेहनत करें इसमें। चलिए साहब अब आ जाइए नेक्स्ट पे, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मीनिंग क्या है? एम्प्लॉय मीन्स व्हाट? ए पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क ऑन रेगुलर, टेम्पोरेरी, एड हॉक, डेली वेज बेसिस, डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर। पढ़ लीजिए इसको एक बार। विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, वेदर फॉर रिम्यूनरेशन और नॉट, और वर्किंग, देखो कितनी टेक्निकल बातें हैं, वर्किंग ऑन वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज, माय गॉड, whether the terms of employment are express or implied and includes a co-worker, a contract worker, probationer, trainee, apprentice or called by any other such name। चलिए 2F को मैंने केवल एक रीडिंग दी है आपके सामने अभी,
है ना। तो भाई अभी एक काम करते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो आई एम टायर्ड, इसको समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा तो मज़ा नहीं आएगा वैसे। 15 मिनट का ब्रेक और फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा। ये 4:11 हो रहे हैं, तो लगभग 4:26 पर या 4:30 तक हम 4:30 पर क्लास शुरू कर दूंगा मैं, उस तक आ जाइएगा। तब तक आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए। आज हम लोग ऐसे ही करेंगे, बस बीच में पॉज लेकर के अगली क्लास को शुरू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए साहब। You are now muted.